जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे। तो आइए मेरे सभी डीलेट के छात्रों भाइयों बहनों, स्वागत करते हैं आप सभी का। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीकेजीएस प्लस साइंस का क्लास। क्योंकि इससे पहले का जो आया था वो हिंदी का क्लास था, आप सभी को पता होगा। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जीकेजीएस प्लस साइंस दोनों को देखेंगे। अच्छा, एक सवाल आप सभी से अभी हम पूछते हैं कि जैसे ये साइंस का आपका जो पोर्शन है इसको हम अलग क्लास इसका लेकर के आएँ, और जो जीकेजीएस है उसको एक अलग क्लास लेकर के आएँ, और हिंदी का अलग तो आता ही है। तो यानी कि 3 तरह के क्लास लेकर के आएँ, इन दोनों को अलग अलग कर दें। अलग अलग करने से होगा ये कि मेरे भाई, जैसे साइंस का जो क्लास है उसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको थोड़ा डिटेल में, इसके साथ और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको डिटेल में समझाएंगे। या एक साथ जैसे बनाते हैं तो इसमें होता है क्या कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए है ना शॉर्ट में बताना होता है। तो वैसे आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि अलग अलग क्लास चाहिए आप सभी को या एक ही साथ ही इन दोनों को बना दें, वो आप सब लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग साइंस को, उसके बाद जीकेजीएस इसी में देखेंगे। क्या पहला क्वेश्चन देखिए साइंस का, कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जाता है, यानी कि किस लेंस के द्वारा किया जाता है, यही लेंस का नाम पूछ रहा है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि। बोला जाना तो उत्तल लेंस लगाइएगा, ठीक है। अच्छा, दीर्घ दृष्टि दोस्त को एक और नाम से जाना जाता है, हाइपर मेट्रोपिया, है ना, इस नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। अब यही होता है कि अलग क्लास आता है तो उसमें थोड़ा सा और डिटेल के बारे में, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से बात करते हैं, समझे। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आवर्धक कांच में डैश लेंस का प्रयोग होता है, यानी किस लेंस का प्रयोग किया जाता है आवर्धक कांच के रूप में। तो भाई अच्छे से पता होगा सर, उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आवर्धक कांच का मतलब क्या समझ रहे हैं, जो लैब वगैरह होता है ना, साइंस का जो लैब होता है उसमें देखिएगा कुछ क्यू आकार का इस प्रकार जो डंडी होता है, लेंस जो होता है, जैसे कि देखता है कि बड़ा बड़ा दिखता है, समझ रहे हैं। तो उसी के बारे में ये पूछ रहा है कि उसी को कहा जाता है आवर्धक लेंस या आवर्धक कांच। तो उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि घरेलू जो विद्युत परिपथ होता है इसमें उदासीन तार का रंग क्या होता है। जो उदासीन तार होता है वो किस कलर का होता है, तो कहिएगा सर वो काला रंग का होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसकी पतली परत लेपित होती है। जो दर्पण वगैरह आप जो आपने, है ना, फेस देखने के लिए करते हैं उसके पीछे कलई किया रहता है, तो किस चीज़, कौन सा पदार्थ रहता है ये पूछ रहा है। तो भाई याद रखिएगा अच्छे से, सिल्वर नाइट्रेट का परत चढ़ा हुआ होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 इसका फॉर्मूला होता है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दर्पण के पीछे जो पदार्थ कलई किया रहता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक श्याम पट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है। श्याम पट्ट रंग तो कहिएगा सर वो काला रंग का रहता है, ये तो काला ही दिखाई देगा ना। तो वैसे आप सभी के दिमाग में ये आता होगा ख्याल कि काला है तो काला ही दिखाई देगा, लेकिन साइंस की भाषा में उसको इस प्रकार से नहीं बोलेंगे हम। मतलब वो होता क्या है कि वह सारे रंग को अवशोषित कर लेता है। काला रंग क्या करता है मेरे भाई, सारे कलर को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, आप सभी को पता ही होगा, इसलिए वो काला दिखाई पड़ता है। और जो सारे कलर को, जो प्रकाश होता है ना, सारे प्रकाश के जितने सातों रंग है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा तो वो सफ़ेद दिखाई देता है, और यदि अवशोषित कर लिया तो काला दिखाई देता है। साइंस की भाषा में उसको हम इस तरह से बोलते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग क्या हो जाएगा, बताइएगा। यदि कोई विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो टुकड़ों का कुल संवेग क्या हो जाता है। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो कहिएगा सर द्रव्यमान यदि उसमें आ गया तो वो शून्य हो जाता है ना, द्रव्यमान गुना वेग क्या हो जाता है, यदि विरामावस्था में फटे तो उसका संवेग शून्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डैश अभिक्रिया के कारण लोहे पर जंग लगती है, यानी कि लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो भाई मेरे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी को, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको। कह रहा है कि आर्सेनिक, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन तीनों में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, बताइए। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है। कहिएगा सर कैसे, तो जब आवर्त सारणी में आप देखिएगा तो ये वर्ग 15 में आता है। सबसे पहले नाइट्रोजन आता है, उसके बाद आपका आता है क्या, तो कहिएगा सर ये फॉस्फोरस आता है, फिर आपका आर्सेनिक आता है, AS से बोलते हैं, उसके बाद एंटीमनी S भी आता है, इस प्रकार से रहता है।
तो होता क्या है, जब ऊपर से नीचे की ओर आप आइएगा आवर्त सारणी में तो परमाणु का आकार बढ़ते जाता है, और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने के बाद बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता घटता है। तो जब विद्युत ऋणात्मकता नीचे आएंगे तो घटेगा, यानी इसका सबसे कम होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका उससे भी ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, को कहिएगा सर नाइट्रोजन का हो जाएगा। तो वही तो कह रहा है कि बताइए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका है, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है, यानी कोई एक्स नाम का कोई तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक जो है वो 17 है और परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो 36 है, यानी कि इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। कह रहा है उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप सभी को बताए हैं, तो कहिएगा हाँ सर बस 36 में से 17 को घटा देना है। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, कहिएगा सर 19, है ना। 9 7 16 6 बाकी है, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, है ना। तो घटाने के बाद 19 आता है, तो 19 क्या हो जाएगा इसका, न्यूट्रॉन की संख्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। कृत्रिम रूप तो मतलब समझ ही रहे होंगे, मतलब वो ऑटोमेटिक पेड़ में नहीं पकता है, उसको तोड़ करके रख दिया जाता है और उसमें गैस लगाया जाता है तो तब जा करके वो पकता है, उसी को कहा जाता है कृत्रिम रूप से, मतलब आदमी उसको खुद से पकाता है। तो भाई उसमें एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप कहिएगा सर हम तो एसिटिलीन पढ़े हैं, तो ध्यान रखिएगा एसिटिलीन भी होता है, लेकिन एथिलीन जो है उससे थोड़ा सा सुरक्षात्मक माना जाता है। एसिटिलीन थोड़ा सा है ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो यदि आपको ऑप्शन में एथिलीन दिखे तो फिर आपको एथिलीन लगाना है, एथिलीन ना हो तब आप एसिटिलीन पे लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सबसे सटीक आंसर होगा एथिलीन। एथिलीन ना होता तो एसिटिलीन हो जाता, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा कलपक्कम किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई मेरे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा के लिए फेमस है कलपक्कम। और ये कलपक्कम कहाँ पड़ता है, तो मेरे भाई तमिलनाडु राज्य में पड़ता है ना। TN लिख देते हैं, तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा के लिए फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि पौधों में तरल के रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइएगा। पिछले क्लास में एक बार और कराए हैं इसको, लेकिन यहाँ पर सवाल थोड़ा दूसरे रूप से पूछा गया है। पौधों के तरल के रूप में पानी जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तो भाई उसको गुटेशन कहता है, बताए थे आप सभी को, है ना। या फिर उसमें चित्ती पड़ना आप बोल सकते हैं। चित्ती पड़ना सर क्या है, मतलब जब पेड़ है, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, तो इसमें कोई पत्ता लगा हुआ है, तो इसमें दो तरह से पानी का निष्कासित होता है। एक तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, मतलब जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तो वाष्पोत्सर्जन होता है, धीरे धीरे गैस बन करके निकलता है। तो यदि सवाल आपसे पूछता कि पौधों में गैस के रूप में पानी निकलना क्या कहलाता है, तब कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। लेकिन तरल के रूप में यानी द्रव के ही रूप में बाहर निकलना तो होता है, जैसे जो पत्तियां होती है उसके किनारे किनारे से पानी ना डायरेक्ट बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं क्या, गुटेशन की प्रक्रिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती है वो साइड साइड से देखिएगा थोड़ा थोड़ा सा जो है मरने लगता है, उसकी पत्तियां मतलब सूखने लगता है किनारे किनारे से जहाँ से वो पानी निकलता है। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है गुटेशन प्रक्रिया, यानी इसमें पत्तियां मरने लगती है, इसलिए इसको कहा जाता है चित्ती पड़ना, यानी पत्तियों पर चित्ती 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 धाबे जो है धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसलिए चित्ती पड़ना बोला जाता है। तो गुटेशन कहिए या चित्ती पड़ना एक ही बात है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा तरल के रूप में बोला तो गुटेशन या चित्ती पड़ना, और यदि गैस के रूप में बोला जाए तब हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि एक तूफान में कुछ घरों की छतें जो है उड़ जाती हैं, तो बताइए किसके अनुसार होता है। जड़त्व का यह नियम है, या बर्नौलीज प्रमेय है, या आर्किमिडीज का यह सिद्धांत है, या फिर आपका पास्कल का नियम है। तो पढ़ोगे मेरे भाई, जैसे ये आपका घर होता है, इसके ऊपर जो छत है, इसमें जो ऊपर से तेज गति से हवा चलता है ना, मतलब तूफान में ऊपर से जब तेज गति से हवा चलता है तो नीचे का जो हवा का प्रेशर होता है ये इसको ऊपर ढकेलता है, इस वजह से जो छत होता है ये ऊपर उड़ जाता है। क्योंकि ऊपर का जो प्रेशर वो कम हो जाता है, जब हवा इधर बह रही है तो ऊपर का प्रेशर घट जाता है, क्योंकि प्रेशर खींच ले जाता है हवा, तो नीचे का जो हवा वाला प्रेशर रहता है ये छत के ऊपर दबाव लगाता है, इसलिए छत उड़ जाता है। तो होता है ये मेरे भाई का बर्नौलीज प्रमेय है, ठीक है, बर्नौलीज सिद्धांत बोल लीजिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो पुलिस यूज करती है अश्रु गैस, इसमें कौन सी है ना तत्व इस्तेमाल होती है, बताइए। अश्रु गैस में क्या मिला होता है, तो कहिएगा सर अच्छे से पता है, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल या क्लोरीन तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्लोरीन तत्व बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित यानी कांग्लोबेट ग्रंथि किस में पाई जाती है।
भाई ये ध्यान रखिएगा, पत्ती जैसी संरचना बोला जाए ना तो मेरे भाई नर कॉकरोच में पाया जाता है, मतलब ये नर कॉकरोच का प्रजनन अंग होता है। अच्छा, इस पत्ती जैसी संरचना को इसको कहते क्या मेरे भाई, तो एक और नाम इसका इंग्लिश में इसको फैलिक ग्लैंड बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, फैलिक ग्लैंड ये किस में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, उसका प्रजनन अंग होता है। ठीक है, तो नर कॉकरोच ध्यान रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है, बताइए। शार्क में जो पूंछ पाई जाती है वो कौन सा प्रकार है, तो भाई ध्यान रखिएगा, उसको हम विषम पाली पूंछ बोलते हैं, विषम पाली पूंछ। इंग्लिश में इसी को हेटेरो सर्कल कहा जाता है, हेटेरो सर्कल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये शार्क में पाए जाने वाला पूंछ का एक प्रकार है, विषम पाली पूंछ। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर जो भाई मेरे सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, मूंगा उनको कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को कोरल कहा जाता है, कोरल। आप लोग पढ़े होंगे कोरल रीफ, यानी परवाल भित्ति। जो परवाल भित्ति बना होता है ना मेरे भाई, जैसे ये मूंगा जो होता है, ये समुद्र में छोटे छोटे जीव होते हैं। ये जो समुद्री जल होते हैं उससे कैल्शियम कार्बोनेट लेकर के और जो है अपना घर का निर्माण करता है, कॉलोनी बना करके रहता है ना, पूरा एकदम, मतलब देखिएगा पूरा छोटा छोटा छिद्र टाइप का इसका जो है दिखेगा, और बहुत बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन बहुत जो है ना छोटा छोटा इसमें छिद्र रहता है, उसी में ये घुस करके रहता है। तो उसी को कहा जाता है कोरल रीफ, यानी कि परवाल भित्ति, है ना। तो ये निर्माण कौन करता है, मूंगा नामक इसमें छोटे छोटे जीव होते हैं, समुद्री जीव, वही ऐसा करते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि पक्षियों के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, बताइए। पक्षियों के पंख क्या होते हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित अग्र अंग, रूपांतरित अग्र अंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि जो पांडा होता है ये किस कुल का होता है। पांडा एक प्रकार का जीव होता है, आप सभी को पता ही होगा, है ना। कई सारे लोग इसको पालते भी हैं, पेट से, ये पालने वाला जानवर। तो पांडा किसके कुल का होता है, तो ध्यान रखेगा मेरे भाई, ये है भालू कुल का। ठीक है, जिस प्रकार भालू दिखता है उसी प्रकार का पांडा भी दिखता है, लेकिन पांडा थोड़ा सा हैंडसम दिखता है ना, आप सभी को पता ही होगा, देखे होंगे वैसे, आप लोग सर्च कीजिएगा तो इमेज में दिख जाएगा गूगल वगैरह पे। तो भालू के जैसा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा ही अच्छा दिखता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग पांडा। ठीक है, तो ये भालू जैसा दिखता है, तो भालू कुल का इसको बोलेंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है कौन सा एंजाइम है, तो बिल्कुल मेरे भाई थ्रोम्बोकाइनेज बोला जाता है। थ्रोम्बोकाइनेज कहिए, थ्रोम्बोकीनेज बोल लीजिए, एक ही बात है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलते हैं यहाँ से सोशल स्टडीज स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ की। देख रहे हैं, मतलब यहाँ से अलग ही टॉपिक आ जाता है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं उसको अलग अलग हम, है ना, सिलेबस लेकर के आए। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ की, तो कहिएगा सर टर्की के साथ की। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। टर्की को ही तुर्कीये से, अब इसका नाम चेंज हो चुका है, इसको तुर्कीये कहा जाता है। ठीक है, टर्की को ही तुर्की या तुर्कीये कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है। तो मेरे भाई गुट निरपेक्षता जो आया था ना, शीत युद्ध जब चल रहा था, यानी कि इसमें क्या हुआ था, अमेरिका एक अलग गुट में बट गया था, जो सोवियत संघ जिसको कि हम लोग अभी रूस या रसिया कहते हैं, ये अलग गुट में बट गया था। तो उसी समय ये जो है ना शब्द आया था प्रचलित, गुट निरपेक्षता। तो इसका मतलब, जैसे धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा राष्ट्र क्या है, धर्मनिरपेक्ष, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसी तरह गुट निरपेक्षता, दिमाग लगे क्या हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। अब इसका मतलब सर क्या हो गया, थोड़ा शब्दों का मतलब आपको समझाते हैं। जैसे नॉर्मली समझिए कि आपके गांव में दो प्रकार के लोग हैं, ठीक है, दोनों को बहुत अच्छा जो है बॉडी है, तो एक जो है एक दूसरे का विरोधी होगा, ठीक है, एक दूसरे का दोनों विरोधी है। तो आधे गांव वाले जो है एक के तरफ चला गया, ठीक है, हम इस बॉडी के साथ, इस बॉडी बिल्डर के साथ रहेंगे, और अगला जो है ये दूसरे के साथ शामिल हो गया, कुछ आधे गांव वाले। तो इसी में जैसे अब आप क्या करिएगा, वहां पर एक आप भी व्यक्ति हैं, आप दिमाग लगाइएगा भाई हम इसके साथ जाएं या इसके साथ जाएं। तो आप कहिएगा भाई दोनों गलत है, हम दोनों के साथ नहीं जाएंगे, हम अलग ही रहेंगे, हम सच्चाई का साथ देंगे, जो सच है हम उसी के साथ रहेंगे, यानी कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो दोनों के साथ, बस हम सच का साथ देंगे। तो उसी को कहा जाता है, यानी कि गुट निरपेक्षता का मतलब हम गुटों में शामिल नहीं होंगे, गुट शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, हम उससे अलग रहेंगे। ठीक है, तो उसी समय जैसे जो
अमेरिका और रसिया वगैरह जब अलग अलग गुट में बढ़ गया था, तो भारत भी वहाँ पर सोच रहा था कि भाई हम किस गुट में जाएं। तो भारत ने कहा भाई हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं, हमको किसी गुट में वापस लड़ाई वगैरह नहीं चाहते, हम किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते हैं, हम सच्चाई का साथ देंगे भाई, जो हमको सही लगेगा वही हम करेंगे, हम सबसे अलग रहेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, गुरु शिखर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में खूब पूछ सकता है, अभी चर्चा में भी है, आप सभी को पता ही होगा। तो बिल्कुल मेरे भाई, अरावली की जो सबसे उच्चतम शिखर है ना, उसी को गुरु शिखर कहा जाता है। गुरु शिखर क्या है, अरावली की सबसे उच्चतम चोटी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जनता के हाथों में होती है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो होता है वो जनता के ही हाथों में होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि हिंदू पैट्रियट इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। हिंदू पैट्रियट मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसके जो संस्थापक थे वो थे हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हिंदू पैट्रियट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो चुनाव वगैरह कराते हैं, उसका नियुक्ति कौन करता है। हाँ मेरे भाई, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच का है, बताइए। कावेरी जो विवाद है ये किन किन राज्यों के बीच का है। तो कहिएगा सर जी तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच का है ये कावेरी विवाद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 1773 में फ्लाइंग शटल मशीन, एक नाम है इस मशीन का ही नाम है फ्लाइंग शटल मशीन, इसका आविष्कार किसने किया था 1773 में। ये एक प्रकार का कपड़ा जो बुनकर होता है ना, ये बुनकर कपड़ा बुनकर मशीन है। इससे होता ये है कि जैसे शुरुआत में क्या होता था 1733 से पहले, यानी कपड़े जो है चौड़े चौड़े कपड़े नहीं बन पाते थे, है ना, चौड़ा कपड़ा बुन ही नहीं सकता था, उसमें दो दो व्यक्ति तीन तीन व्यक्ति का जरूरत पड़ता था। लेकिन जब ये फ्लाइंग शटल मशीन आया तो एक ही व्यक्ति इस मशीन के द्वारा क्या कर सकते थे, बहुत सारे चौड़े चौड़े कपड़े जो का निर्माण कर सकते थे। तो इसका निर्माण किसने किया, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया, तो ध्यान रखिएगा जॉन के उसका नाम था। ठीक है, जॉन के 1733 में लॉन्च करते हैं ये, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जॉन के। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए युग्मों में कौन एक दूसरे के समानार्थी हैं, बताइएगा। समानार्थी कहने का मतलब एक दूसरे से मैच कौन कर रहे हैं। तो बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फुटबॉल जो है ये सॉकर से सॉकर जो शब्द है ये फुटबॉल से संबंधित है। और सॉकर एक्चुअल में है क्या, जैसे अमेरिका कनाडा वगैरह जो देश होता है वहाँ पर फुटबॉल को फुटबॉल न कह करके सॉकर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बाकी कोई भी मैच नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर देखिए मैच मतलब ऐसा नहीं कि खेल नहीं है, मैच मतलब है मिल नहीं रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा, हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं, बताइए। हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं। तो ये सर हिमोड़ तो ग्लेशियर क्षेत्र में ही निर्मित होगा। हिमोड़ मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि जो ग्लेशियर होता है, जो बर्फ के बड़े बड़े मैदान होते हैं, वो जब पिघल करके अपने साथ नदी बहा करके लाता है तो उसके साथ कंकड़ पत्थर जो भी अपना कचरा बहा करके लाता है वो कई जगह देखिएगा एकत्रित कर देता है, उसी को हिमोड़ कहा जाता है। यानी कि हिम के द्वारा, है ना, ओढ़ करके लाया गया कचरा, उसी को हिमोड़ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा शब्दों से। तो ग्लेशियर क्षेत्र में ये देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए कह रहे हैं बीबी का मकबरा जो है ये भारत में कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा बिल्कुल मेरे भाई कहिएगा सर जी औरंगाबाद में है, लेकिन आपको ऑप्शन में औरंगाबाद ना दे करके आपको छत्रपति संभाजी नगर भी दे सकता है, क्योंकि इसका नाम जो है मेरे भाई अब चेंज हो चुका है। ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद का नाम अब छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है, छत्रपति संभाजी नगर, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की। तो भाई अच्छे से पता होगा, जब गणतंत्र की बात हो रहा है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया। तो ध्यान रखें मेरे यूएसए और कनाडा को अलग किया गया था 49वें समांतर के द्वारा, यूएसए और कनाडा। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस मामलों में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। उपभोक्ता अधिशेष मतलब समझ रहे हैं, उपभोक्ता अधिशेष सीधा मतलब जैसे आप कोई सामान लेने गए तो आप जो उसका पैसा पे कर रहे हैं उसी को अधिशेष कहा जाता है। उपभोक्ता मतलब आप जो खरीद रहे हैं, अधिशेष माने रुपया, कितने रुपया में खरीद रहे हैं उसी को कहा जाता है उपभोक्ता अधिशेष। तो कह रहे हैं सबसे अधिक कब होता है,
जब कोई वस्तुएं टिकाऊ होती है तब, या विलास, या आराम, या आवश्यकता। तो देखिए सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवश्यकता। यानी आवश्यकता एक ऐसा चीज़ है मेरे भाई, यानी आपकी जब ज़रूरत है तो आप कितना भी पैसा या कितना भी रुपया उसका लगाया जाए तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आवश्यकता है। तो सबसे अधिक कब हो सकता है, यानी सबसे अधिक आप पैसा कब देखा जा सकता है? हो सकता है टिकाऊ वस्तुएं हैं तो आप नहीं भी लीजिएगा, लेकिन जब आपकी ज़रूरत हो, आपकी आवश्यकताएं हो, तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा। यानी सबसे अधिक पैसा कलेक्ट कब किस स्थिति में हो सकता है, यानी उपभोक्ता आदि से सबसे अधिक कहाँ पर हो सकता है? जब आवश्यकता हो, है ना, चीज़ों की ज़रूरत हो। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस भाषा से थोड़ा अलग लगता है देखने में, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? माने प्रत्येक माने एगो टीम में, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कहिएगा सर जी 5 खिलाड़ी होते हैं। दूसरे टीम में तो वापस 5 खिलाड़ी होंगे, समझ रहे हैं? तो एक टीम की ये बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष। हाँ कहिएगा बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य डैश था, कौन था? हाँ कहिएगा अशोक के दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक के दादाजी का नाम था। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर पूछ रहे कि भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन था? भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? कहिएगा सर जी अच्छे से पता है, आंध्र प्रदेश बना था। और कब बना था मेरे भाई? 1 अक्टूबर 1953 की बात है ना। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पृथक कर दिया गया था मद्रास से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो भाई ध्यान रखिएगा, कौन नहीं लिया था? साहूकार ने नहीं लिया था। बाकी खेतीहर, मजदूर, किसान, जमींदार सारे ने लिया था, लेकिन साहूकार ने नहीं लिया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए और लास्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? मतलब ये वास्तविक वेतन का फॉर्मूला ही दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन में। तो कहिएगा सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा, नकद मजदूरी और बटे कीमत स्तर। ये बटे है, ठीक है, यानी नकद मजदूरी बटे कीमत स्तर, उसी को वास्तविक वेतन बोलेंगे, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्लास एंड हुआ और अब आप सभी का स्कोर क्या रहा है ये कमेंट में लिखिएगा। पिछले क्लास को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और यदि पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में बीके स्टडी कॉर्नर के नाम से ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, और आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि अलग अलग कर दें क्लास को या फिर साथ में ही चल लें। साथ में चलेगा तो थोड़ा शॉर्ट में समझाएंगे, और अलग अलग कर दें तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिटेल में समझाएंगे। बाय द वे आप सभी का कमेंट का ही इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।